बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 11th के बच्चों के लिए, स्पेशली आपकी हिस्ट्री यानी कि इतिहास सब्जेक्ट के लिए। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आपके हिस्ट्री का जो मिड टर्म का पेपर है, जो मिड टर्म का एग्जाम है, वो कल होने वाला है 2022-23 के सेशन के लिए। तो इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी ऑफिशियली एग्जाम की तैयारी में। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इवन जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहेंगे उनके लिए भी आंसर जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो सभी बच्चे इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, वैसे तो आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी जो बच्चे यहाँ पे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो बच्चे न्यू हैं वीडियो पे इस क्वेश्चन पेपर के लिए, मैं उन्हें दोबारा से समझा देता हूँ। अगर आपको पता है तो आप चाहें तो 1 मिनट का स्किप भी कर सकते हैं। देखिए, टाइमिंग 3 घंटे की रहेगी। मैक्सिमम मार्क्स हमारे यहाँ पे टोटल 80 होने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर टोटल जो है वो 6 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। खंड का में हमारे 1 से लेकर 20 तक के वास्तुनिष्ठ यानी कि कुछ एमसीक्यू, जिसमें 17 एमसीक्यू होंगे और 3 वर्ड या फिर सेंटेंस वाले क्वेश्चन रहेंगे इस तरीके से। और खंड खा में एक एक क्वेश्चन रहेगा 21 स्रोत आधारित एमसीक्यू का 3 मार्क्स का, एक एक मार्क्स से 3 एमसीक्यू होंगे इसमें। खंड गा में हमारे जो है वो टोटल 22 से 25 यानी कि 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स से होने वाले हैं। और खंड घा में 26 से 28 8 मार्क्स के जो है वो 3 क्वेश्चन होंगे और एक में आपको चॉइस भी मिलेगी। और खंड ना में हमारे 5-5 मार्क्स के 3 जो है वो स्रोत आधारित क्वेश्चन होंगे। और सबसे आखिरी खंड चा जो रहेगा, इसमें मानचित्र संबंधी क्वेश्चन होने वाले हैं 6 मार्क्स का। ठीक है, वैसे मैं आपको पता है क्या करूंगा, एक तो जो मैप है ये समझा दूंगा इस क्वेश्चन पेपर का, एक क्वेश्चन पेपर में जो और मैंने मैप लिया उसे भी समझा दूंगा, ताकि अगर कोई किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो एक चीज यहाँ पे मैं पहले कंफर्म कर देता हूँ, इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन का बच्चों पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया था, जिसमें मैंने खंड का, खा और गा यानी कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था, जो कि आपके मार्क्स कैरी करते हैं 35। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है, यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ से देख लो, या फिर चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो। आज का ये जो वीडियो है, इसमें हम आपके 45 मार्क्स के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, जिसमें 8 मार्क्स के 3 यानी कि 24, 5 मार्क्स के 3 यानी कि 15 और 6 मार्क्स का एक ये मैप वाला। तो टोटल जो है वो 45 मार्क्स यहाँ पे इसके बन जाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हर एक क्वेश्चन के आंसर को समझेंगे। एक बार जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था उसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले सेक्शन नंबर ए आया था बच्चों, जिसमें हमारे कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से हमसे पूछे गए थे। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप जाएं और पार्ट नंबर 1 की वीडियो को जरूर देखें। इससे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन और जो वन वर्ड वाले होंगे इसकी तैयारी हो जाएगी आपकी। साथ ही आपका जो स्रोत आधारित क्वेश्चन होता है, इस संबंध में भी आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। एवं यहाँ पे 3-3 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाए थे, आप उन्हें भी बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जाके पार्ट नंबर 1 की वीडियो जरूर देखें, अगर आपने नहीं देखी है, देखी हुई तो बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं। टाइम वेट किस चीज का कर रहे हैं, जब देखी रखिए तो आइए शुरू करते हैं बिल्कुल। सेक्शन नंबर डी यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे पूछा गया है बच्चों, मेसोपोटामिया के उर नगर की विशेषताएं। पहला पॉइंट, उर नगर की आपको विशेषताएं बतानी है, वहां पे नगर नियोजन पद्धति वगैरह का जो अभाव था इसके बारे में। फिर घरों के बारे में जो अंधविश्वास फैले हुए थे, दहलीज का ऊंचा उठाना, कीवाड़ वगैरह का, इस तरीके से दरवाजों का, तो उसके बारे में आपको अंधविश्वास और उनकी विशेषताएं बतानी है। ठीक है, तो मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगर और नगर की विशेषताओं की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले इसकी जो खुदाई होती है एकदम व्यवस्थित तरीके से इसकी जानकारी के लिए, वो होती है 1930 में शुरुआत। फिर यहाँ पे ये देखा गया कि यहाँ पर नगर नियोजन पद्धति का अभाव है। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब यहाँ पे ये था कि यहाँ पर जो बस्तियां वगैरह बसाई गई थी, वहां पे पतली गलियां थी, वहां पे घुमावदार गलियां थी। बेसिकली यहाँ पे गाड़ी वगैरह गाड़ी की सामान वगैरह वहां पे नहीं जा सकता था, इसीलिए अनाज के बोरे, ईंधन के गट्टे, ये सभी गधों पर लाद कर ले जाए जाते थे। यानी कि नगर का नियोजन, नगर को बसाना एक अच्छे तरीके से वो यहाँ पे नहीं किया गया था। ठीक है, अब जब अच्छा नगर नहीं बसाया जाएगा तो सिंपल सी बात है, जल निकास की अच्छी व्यवस्था नहीं होगी। जल निकास की अच्छी व्यवस्था में क्या शामिल है कि जो नालियां हैं वो सड़कों के किनारे पर बनी हो। लेकिन उस नगर में क्या था, यहाँ पे नालियां जो थी वो सड़कों के किनारे नहीं थी, बल्कि घरों के भीतर ही होती थी। ठीक है, साथ ही साथ घरों की छत जो थी वो उसका ढलान होना, अर्थात घरों की छत का ढलान इस तरीके से होता था
जिससे कि वर्षा का जो पानी है ना वो नालियों के माध्यम से हौजों में लाया जाता था, जिससे बाहर गली में कीचड़ ना हो जाए। ठीक है, ये चीज थी यहाँ पे। और उसके बाद फिर ये जो मेसोपोटामिया के लोग थे, ये उन नगर के लोग, ये कूड़ा करकट क्या करते थे, गलियों में ही डाल देते थे। ठीक है, अब जब कूड़ा करकट को गलियों में डाल देंगे तो सिंपल सी बात है, बदबू, बीमारी इस तरीके से फैलेंगी। साथ ही साथ आप एक चीज देखो कि आप एक स्थान पे मान लेते कि आपका घर यहाँ पर है, इस पर्टिकुलर एरिया पे है, ठीक है, और सड़क भी इसी एरिया पे। आप डेली बेसिस पे यहाँ पे कूड़ा डालते रहे, ठीक है, इस तरीके से कूड़ा डालते रहे, कूड़ा डालते रहे, और आने वाले 10 साल में तकरीबन ये जो है वो 20 सेंटीमीटर के आसपास ऊपर उठ जाती है, यानी कि मान लेते हैं कि 5 से 7 इंच, ठीक है, 5 से 7 इंच का मतलब हो गया कि इतना ऊपर उठ जाती है। तो आपको एक मंजिल तक दोबारा से ऊपर उतना ही बनाना पड़ जाएगा मकान, यानी कि जो सड़क है जब वो ऊंची उठ गई तो आपके घर की दहलीज नीचे हो जाती थी, जिससे कि घर में जो गंदगी वो प्रवेश हो जाती थी। अगर घर में गंदगी होने से बचना है तो आपको अपनी दहलीज ऊंची उठानी पड़ती थी। ठीक है, ये चीज थी कूड़ा करकट के बारे में। फिर यहाँ पे जो एक और पॉइंट था कि अंधविश्वास के प्रचलन की व्यथा के बारे में, उसको कैसे लिखेंगे। पहले तो आप ये देख लो कि ये लोग परिवारों में गोपनीयता कैसे बनाते थे, कि घरों में ना जो कमरे हुआ करते थे, निचले कमरे, यहाँ पर खिड़कियां बिल्कुल भी नहीं होती थी, और घर में केवल और केवल जो रोशनी है वो दरवाजों से ही जाती थी, सिंपल सा। और बाकी टाइम ये लोग जो उनके पास लाइट वगैरह जलाने के लिए सिस्टम होता था, यानी कि जैसे लालटेन टाइप में, डिब्बी टाइप में होता था, उसको जलाया करते होंगे। ठीक है, अब देखो अंधविश्वास क्या थे भाई। तो अंधविश्वास सबसे पहले ये थे कि यदि घर की दहली ऊंची उठी हुई होगी तो वह घर में धन लाएगी। ठीक है, पहली अंधविश्वास की क्या बात हो गई कि यदि घर की जो दहलीज है वो ऊंची उठी है तो ये घर में धन लाती है, पहला अंधविश्वास हो गया यहाँ पे हमारा। ठीक है, दूसरा क्या कहता था कि यदि घर के सामने का दरवाजा अगर किसी दूसरे के घर की ओर नहीं खुलता है तो वह सौभाग्य प्रदान करता है, यानी कि आपके इस घर के सामने, ठीक है, यहाँ पे कोई दूसरा घर घर का दरवाजा नहीं खुलता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर घर का लकड़ी का मुख्य दरवाजा बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पति के लिए यंत्रण का कारण बनेगा, यानी कि यदि घर का दरवाजा जो है लकड़ी का, ये बेसिकली मुख्य दरवाजा यदि बाहर की ओर खुलता है, ठीक है ना, मोस्टली हम क्या होते हैं, घर के दरवाजे खुलते हैं तो हमारा दरवाजा इस तरीके से होता है, ठीक है, तो ये घर के अंदर की तरफ खुलता है। लेकिन उस नगर में ये कहा गया कि यदि ये बाहर की तरफ खुलेगा ना तो यहाँ पे पति के लिए यंत्रण का, पति के लिए एक तरीके से परेशानी का कारण बनेगी पत्नी। ठीक है, सिंपल सा। तो ये थे अंधविश्वास और नगर नियोजन की पद्धति कहां पर, उन नगर की। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, दक्षिणी मेसोपोटामिया में मुखिया और शहरी जीवन का आकलन कीजिए। तो दक्षिणी मेसोपोटामिया में मुखिया और शहरी जीवन का क्या हाल था, आइए समझते हैं एक एक करके। देखो, बेसिकली इस तरीके से लिख देंगे मुखिया और शहरी जीवन, तो आंसर शुरुआत करते हैं। बेसिकली देखो होता क्या था मेसोपोटामिया में, किसी भी क्षेत्र में जब लंबे समय तक लड़ाई चलती रहती थी तो जब मुखिया के द्वारा उस लड़ाई को जीत लिया जाता था तो वे अपने साथियों में और अनुयायी जो हुआ करते थे उसमें जो भी माल लूटते थे उस लड़ाई के दौरान उसे बांट देते थे और उन्हें खुश कर देते थे। अब जब ये लड़ाई जीते तो इन्होंने जिन लोगों को हराया था उन लोगों को अपने साथ बंदी बनाकर साथ ले जाते थे, जिनसे वे चौकीदारी का काम करवाते थे उन्हें नौकर बना लिया जाता था। इस प्रकार वे अपने अनुयायी या और वे अपने नौकर, वे अपनी सेना को बढ़ाते चले जाते थे। कौन? ये जो मुखिया लोग होते थे ये। स्थायी रूप से मुखिया नहीं था, यानी कि स्थायी रूप से कोई एक मुखिया नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इस बात पर ध्यान दिया गया तो नई नई संस्थाएं और परिपाटियां, नई नई जो संस्थाएं थी, नए नए लोग जो थे वो इस संबंध में और ज्यादा सक्रिय हो गए। उन्होंने देखा कि जो विजेता होते थे, विजेता मुखिया होते थे, ये जितनी भी कीमती भेंटें हुआ करती थी, बड़ी बड़ी भेंट, रत्न, आभूषण, इन सभी को देवताओं पर खर्च करना इन्होंने शुरू कर दिया। और इन्होंने मंदिर की जो शोभा थी इसको बढ़ाने में, उनकी सुंदरता को और बढ़ाने में चार चांद लगाए। क्योंकि एक बात हमेशा से चली आती है कि यदि आप किसी रिलीजन को, किसी धर्म को मानते हो और उस धर्म के बारे में अधिक से अधिक कार्य करते हो, उसको बढ़ावा देते हो, तो उस धर्म के लोग आपके पीछे पीछे आपके संबंध से जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो वही काम किया इन शहरों के मुखियाओं ने। इन्होंने बहुत सारी कीमती भेंटों को देवताओं पे चढ़ाना शुरू किया और यहाँ पे जो मंदिर थे उनको और सुंदर बनाने के लिए कई अच्छे अच्छे पत्थर, धातुओं को लाने के लिए दूतों को भेजा करते थे अधिक दूर दूर तक। ठीक है, और फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे जो भी दान धन वगैरह खर्च किया जाता था उसका हिसाब किताब भी रखा रखा जाने लगा।
इससे क्या हुआ, इससे मुखिया एक धार्मिक तौर पे उस शहर में बेसिकली उसका हम कह सकते हैं वो अस्तित्व में आने लगा था। ठीक है, उसके बाद मुखिया ने ग्रामीण लोगों को बसने के लिए प्रोत्साहित किया था। मुखिया ने कहा कि आप लोग जो है जहां हम रहते हैं उसके आसपास बस जाओ, इससे क्या होगा कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम आपको रक्षा कर देंगे, और जब भी हमें आवश्यकता पड़ेगी तो आप जो है वो सेना में काम दे देना, दोनों का काम चलता रहेगा। इजीली इन्होंने किया, ठीक है। तो दोनों सभी जो लोग थे आपस में एक दूसरे के आसपास रहने लगे, मंदिरों के पास भी और मुखिया के ग्रामीण लोगों के पास भी। युद्धबंदी और स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से मंदिर अथवा प्रत्यक्ष रूप से शासक का काम करना, यानी कि जितने भी युद्धबंदी हुआ करते थे, जो हारे थे, ठीक है, जिसे मुखिया अपने साथ लेके आया था, तो ये क्या करते थे, ये लोग इन युद्धबंदियों से, स्थानीय लोगों से मंदिर का काम करवाया करते थे, या फिर राजा का जो भी काम होता था वो इन्हें करना पड़ता था, जिनके बदले में उन्हें थोड़ा बहुत अनाज और खाने पीने के लिए सामान दे दिया जाता था। ठीक है, अब जैसे कि शासक कुछ काम देते थे, यानी कि जैसे मंदिर के लिए पत्थर खोदने के लिए, धातु खनिज खोदने के लिए, लाने के लिए, मिट्टी से ईंटें तैयार करना, ठीक है, मंदिर में मजदूर लगाओ और देशों में जा जाकर मंदिर के लिए कुछ सामान वगैरह लेके आओ। तो ये सभी काम किससे करवाए जाते थे, जो युद्धबंदी और स्थानीय लोग होते थे इससे। और इस संबंध में सबसे बड़ा अहम किसका कार्य होता था, मुखियाओं का। मुखिया इन सभी की देखरेख किया करता था। ठीक है, तो मुखिया और शहरी जीवन के बारे में इजीली आप इस क्वेश्चन को लिख दोगे। तो एकदम बिल्कुल इजी वे मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर। मेसोपोटामिया के उन नगर की अगर मैं आपसे विशेषताओं की बात कर रहा हूँ, उन नगर की विशेषताएं आपकी ये हो जाएंगी, और अंधविश्वास की अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे हो जाएंगे। और फिर मुखिया और शहरी जीवन की अगर मैं आपसे विशेषताओं की बात करें तो आप कुछ विशेषताएं यहाँ पे देख सकते हैं, और बाकी की इजीली आप यहाँ से ये समझ सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 आ जाता है। डिस्क्राइब दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिटी ऑफ उर ऑफ मेसोपोटामिया एंड सुपरस्टिशंस स्प्रेड अबाउट हाउसेस, यानी कि उसके बारे में अंधविश्वास। तो सबसे पहले ओल्डेस्ट सिटी इन मेसोपोटामिया उर सिटी, यहाँ तक लिख देंगे। एंड यहाँ पे फिर जो ये वाला है, ये वाला पार्ट, ये है उसके बारे में अंधविश्वास। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था कि जो चीफिश जो बेसिकली मुखिया थे, इनके शहरी जीवन के बारे में आप इजीली से इंग्लिश में यहाँ से पढ़ सकते हैं। 3 से 4 पॉइंट आप यहाँ से इजीली से रीड आउट कर लीजिए। ठीक है, फिर वहीं पे हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसी में अगले पॉइंट आप यहाँ से और इतना लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 26 हो जाता है कंप्लीट, पूरा का पूरा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 27 में एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, चंगेज खान का परिचय देते हुए मंगोलों के लिए चंगेज खान की उपलब्धियां लिखिए। चंगेज खान का परिचय देंगे, फिर मंगोलों के लिए चंगेज खान की उपलब्धियां लिखेंगे। तो चंगेज खान का परिचय सिंपल सा। चंगेज खान का जन्म बच्चों 1162 ईस्वी में हुआ था, जिसे हम आधुनिक मंगोलिया कहते हैं ना। आधुनिक मंगोलिया में जो एक नदी है जिसका नाम है ओनो नदी, इसके निकट हुआ था। और चंगेज खान का बचपन का जो नाम था, जो प्रारंभिक उसका नाम था, वो था तेमुजिन। चंगेज खान के पिता का नाम था येसुजेई, जो कि कियात कबीले के मुखिया थे। और चंगेज खान जब बचपन में थे तो तभी उनके पिता की हत्या कर दी गई। बात करें इनकी माता की, तो चंगेज खान की माता का नाम था ओलुन इके। तो इन्होंने ही तेमुजिन और उनका एक सगा भाई था और सौतेले भाई थे, इन सभी का लालन पोषण किया था। ठीक है, तो चंगेज खान के परिचय के बारे में याद रखोगे, इससे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि चंगेज खान का जन्म कब हुआ, तो 1162 ईस्वी में। आधुनिक स्थान पे कहाँ है, तो मंगोलिया में एक ओनो नदी है, यहाँ पे हुआ था। प्रारंभिक नाम क्या था, तो तेमुजिन था। इनके पिता का क्या नाम था, येसुजेई था। ये किस कबीले के थे, कबीले का नाम था कियात। इनकी माता का क्या नाम था, ओलुन इके था। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख लेंगे। फिर मंगोलों के लिए चंगेज खान की उपलब्धियां क्या थी, देखते हैं भाई। आंसर लिखेंगे इस तरीके से। मंगोलियों के लिए चंगेज खान बेसिकली अब तक का सबसे महान शासक था, जिसकी कई उपलब्धियां थी। मंगोल जो थे, मतलब चंगेज खान ने बेसिकली मंगोलों को अपने इतिहास में बहुत अच्छी तरीके से संगठित किया। लंबे समय तक चली आ रही कबीले लड़ाइयों को चंगेज खान ने रोका, और चीनियों के द्वारा जो मंगोलों का शोषण किया जाता था, उसे चंगेज खान ने खत्म किया, उससे आजादी दिलवाई थी। साथ ही साथ चंगेज खान के द्वारा इस मंगोलों के इतिहास को, मंगोलों के साम्राज्य को और ज्यादा मजबूत बनाया गया। साथ ही साथ इसे कई और महाद्वीपीय एवं अन्य देशों तक भी फैलाकर अपने शासन को और मजबूत इन्होंने बनाया था। चंगेज खान के द्वारा उसने अपने व्यापार के रास्तों को, अपने बाजारों को
पुनर्स्थापित किया, जिनसे वेनिस के मार्को पोलो की तरह दूसरे मतलब जैसे कि देखो सिंपल सा है, चंगेज खान ने क्या किया, व्यापार के रास्तों के जरिए और भी बाजारों को खोला और अन्य देशों को आमंत्रित किया अपने अपने साम्राज्य के व्यापार करने के लिए। तो इस संबंध में एक यात्री था जिसका नाम था वेनिस का मार्को पोलो। ये आकृष्ट हुआ और ये चंगेज खान के शासनकाल में यहाँ पे आया, साम्राज्य के बारे में बहुत सारी बातों को लिखा था। चंगेज खान ने इस परस्पर विरोधी चित्रों का कारण एकमात्र परिप्रेक्ष्य की भिन्नता नहीं, बल्कि ये विचार हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि किस तरह एक प्रभावशाली दृष्टिकोण अन्य को पूरी तरीके से मिटा देता है। अरे सिंपल सी बात है कि चंगेज खान जो था इसका दृष्टिकोण कुछ और था, अन्य जो लोग हुआ करते थे उनका दृष्टिकोण और था, तो दोनों के बीच में बेसिकली क्या हुआ, झड़पें हुई। अन्य जो लोग हुआ करते थे, ठीक है, तो जब झड़पें होती हैं, सिंपल सी बात है इनके बीच में बहुत सारा लड़ाई वगैरह होती है, तो इस बीच में भी चंगेज खान बेसिकली बहुत सी लड़ाइयों में जीत जाता है। यही इसका मतलब है, बाकी आप इसे याद मत करना, ठीक है, जो यहाँ पे बता दिया वो याद कर लेना। ओके, तो मंगोलों के लिए चंगेज खान की उपलब्धियां हैं, और वैसे भी आज भी वर्तमान में ना मंगोल जो लोग हैं ये चंगेज खान को अपना एक जैसे देवता होते हैं ना, तो शासक के रूप में इसे आज भी पूजा जाता है वहां पे, ठीक है। तो 27 क्वेश्चन का आंसर इजीली आप ऐसे लिख दोगे। इंग्लिश में मैं अगर आपको बताऊं तो ऐसे लिख देंगे, इंट्रोड्यूसिंग चंगेज खान, राइट द अचीवमेंट्स ऑफ चंगेज खान फॉर द मंगोल्स। तो इंट्रोडक्शन क्या है चंगेज खान का, इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद मंगोल्स के लिए चंगेज खान की क्या यहाँ पर अचीवमेंट्स हैं, अचीवमेंट्स के बारे में आप ये पॉइंट इजीली यहाँ से लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 28 जो कि चैप्टर नंबर 6 से है। पूछा गया है बच्चों, 14वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप का जो आर्थिक विस्तार था वो धीमा पड़ने लगा, ठीक है। जैसे 14वीं शताब्दी आती गई तो आरंभ में जो यूरोप का आर्थिक विस्तार था वो धीमा पड़ने लगा था। इसके समझौतात्मक परीक्षण करो। देखो कई बच्चे पता है क्या होता है, जहां पर देखा समझौतात्मक परीक्षण, अरे अरे दादा, अरे कैसे लिखेंगे रे, हैं, ये तो बहुत खतरनाक वर्ड यूज हो गया है, हैं? देखो सिंपल सा आपको क्या बताना है कि 14वीं शताब्दी के आरंभ में जो यूरोप का आर्थिक विस्तार था ना वो धीमा पड़ेगा, इसको आपके कारण बताने बेसिकली, ठीक है। समालोचनात्मक परीक्षण इस वर्ड को आप भूल जाओ, डज नॉट मैटर, सीधा बता दो इसके क्या कारण थे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा कॉमेडी करने की कोशिश की है कि आप जो है ना इस क्वेश्चन को इजी वे में समझ पाओ, याद रह जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। वेल देखते हैं यहाँ पे एक बार। देखिए बहुत से कारण थे, मैं आपको यहाँ पे टोटल 11 कारण बताऊंगा, आप इसमें से 8 याद कर लेना, ठीक है। 8 मार्क्स है तो 8 तो आपको लिखने पड़े। जैसे जैसे 13वीं शताब्दी का अंत आता गया वैसे वैसे उत्तरी यूरोप में जो ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्म ऋतु था, इसका स्थान धीरे धीरे करके शीत ऋतु ने यानी कि ठंडी ऋतु ने लेना शुरू कर दिया। अब जब ठंडी ऋतु ने ये स्थान लेना शुरू कर दिया तो पैदावार के जो मौसम थे वो छोटे हो गए, यानी कि फसलों को उगाने के मौसम काफी छोटे हो गए। यहाँ पे तूफान बहुत आते थे, सागर की यानी कि समुद्र से जो बाढ़ वगैरह थी ये भी बहुत आने लगी, जिससे कि खेत खलिहान फार्म वगैरह जो थे वो तेजी से नष्ट होते चले गए, और सरकार को कर जो थे इससे आमदनी में कमी होती थी तो उसने करों को बढ़ा दिया, यानी कि पैसा आ नहीं रहा है फिर भी सरकार ने लोगों से कहा कि आप हमें और कर दो, ठीक है। पहले क्या होता था 13वीं से 14वीं शताब्दी से पहले कि गहन जुताई जो थी इससे 3 क्षेत्रीय फसल चक्र किया जाता था, यानी कि एक ही साल में 3 फसलों को उगाया जाता था। अब जैसे 14वीं शताब्दी आती गई, पैदावार के मौसम छोटे होते गए, तो इससे भूमि का जो उपजाऊपन था ये भी बहुत कम होने लगा। चरागाहों के लिए यानी कि भेड़ बकरी को चराने के जो स्थान होते थे घास के, वो भी कम होने लगे। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही थी वैसे वैसे हमारे पास जो संसाधन थे वो बहुत ही कम पड़ने लगे थे। 1317 और 15 में यूरोप में प्लेग नामक का एक बहुत भयंकर अकाल पड़ा, और 1320 के आसपास में अनेक पशुओं की मौत हुई, यानी कि जनसंख्या में मृत्यु दर बहुत तेजी से बढ़ी, चाहे वो मानव की हो चाहे वो पशु की हो, ठीक है। साथ ही साथ ऑस्ट्रिया व सर्बिया यहाँ पर चांदी की खानों में, यहाँ पे चांदी की खदानों में उत्पादन में कमी आने लगी। धातु मुद्रा में कमी से व्यापार जो बहुत तेजी से प्रभावित होने लगा। जल पोतों के साथ यहाँ पे चूहे आए, और इन चूहों के साथ में ब्यूबेनिक प्लेग नामक बीमारी आई, जिसने बहुत बड़ा महासंक्रमण यहाँ पे स्थापित किया, जिससे लाखों लोग मारे गए। और आज भी इस प्लेग के कुछ आपको बीमार जो है वो आज भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना, यूरोप में। साथ ही साथ जब मजदूरों की संख्या में कमी आई तो सिंपल सी बात है, मजदूरों की दर मजदूरी जो थी वो 250% बढ़ गई, यानी कि पहले मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति
एक काम को करने के लिए 100 रुपए लेता था, तो जब मजदूरों की संख्या कम हो गई है तो अब व्यक्ति जो उसी काम का 250 रुपए लेने लगा, यानी कि मजदूरों की मजदूरी बढ़ गई थी। अब यहाँ पे ये देखा गया कि जो नई शासन व्यवस्था लाई गई थी ये बहुत ही ज्यादा अलग थी। अब ये जो शासन व्यवस्था थी इसके शिखर पर राजा नहीं हुआ करता था, ठीक है। बेसिकली एक सेकेंड, हाँ, राजा वगैरह नहीं हुआ करता था, बल्कि अब दरबारी समाज था, आश्रयदाता और अनुयायी तंत्र, यानी कि एक तरीके से पॉलिटिशियन टाइप में ये बनने लगा था, ठीक है। पूरी तरीके से ये सभी कारण थे यूरोप के आर्थिक विस्तार के धीमा पड़ने के 14वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है बच्चों। तो 14वीं शताब्दी में यूरोप का आर्थिक विस्तार किस तरीके से धीमा पड़ जाता है, तो इजी वे में आप इस क्वेश्चन के आंसर को ऐसे लिख दोगे, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वेल, आगे चलते इंग्लिश में देखेंगे, तो इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा, इकोनॉमिक एक्सपेंशन टू यूरोप बिगन टू स्लो डाउन इन द अर्ली 14th सेंचुरी, टेक अ क्रिटिकल टेस्ट। इस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे भाई। इजीली आप यहां से इन पॉइंट्स को रीड आउट कर सकते हैं और यहां पे आप आंसर इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। वैसे तो इंग्लिश मीडियम में है, इजीली आप इसे पढ़ लेना, बाकी मैंने आपको दिखाई दिया है। तो यहां पर हमारे 8 मार्क्स के, ठीक है, हाँ, एक सेकेंड, इसको हटाना पड़ेगा। हाँ, 8 मार्क्स से 3 क्वेश्चन थे। हर एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है और ठीक 21 से 22 मिनट के अंदर हमने टोटल 24 मार्क्स के क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है, ठीक है बच्चों। और हाँ, यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि आपका जो हिस्ट्री का अभी मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है, आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से, हमारी तरफ से आपके हिस्ट्री के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपना एग्जाम करके आना और एकदम बिल्कुल शांति तरीके से बैठना पेपर में देने के लिए। एग्जाम को आराम से बैठना, पेपर को हाथ में लेना और जो भी आपको सकारात्मक चीजें लगती है उनको याद करना और फिर पेपर को खोलना और आराम से धीरे धीरे करके पेपर के हर एक क्वेश्चन को पढ़ना, क्योंकि आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। पहले क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर लेना, जो भी इजी लगता है पहले पहले वो कर लेना और धीरे धीरे करके जो आपको लगता जाता है धीरे धीरे करके आप अपना सारा आंसर लिख लेना। सिंपल सा यहाँ पे आपको हमारे चैनल की तरफ से आपके हिस्ट्री के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे जाइएगा मत, टेंशन मत लो, जाओ मत अभी यहाँ पे हमारा सेक्शन नंबर ई बच रहा है, ठीक है, ई और डी, ई और एफ बच रहा है, ठीक है। स्रोत आधारित क्वेश्चन तो 5 मार्क्स का है। क्वेश्चन में यहाँ पे बच्चों दासों के प्रति व्यवहार, यानी कि चैप्टर नंबर जो है आपका 3rd से लिया गया है, दासों के प्रति व्यवहार के बारे में। तो आइए देखते हैं, 3rd है या 5th है, हाँ 3rd है बेसिकली, रोमन साम्राज्य है ना। क्वेश्चन पहला है, दास प्रजनन से आप क्या समझते हैं। तो दास प्रजनन का मतलब क्या है बच्चों, आप चाहो तो यहाँ पे इजीली देख सकते हो, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, बट मैं आपको यहाँ पे सीधा सीधा आंसर दिखाऊंगा। तो दास प्रजनन का यहाँ पे मतलब ये था कि गुलामों की संख्या बढ़ाने की एक ऐसी प्रथा जिसके अंतर्गत दासियां जो थी उनके साथ मर्दों को अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। यानी कि जो दास थे, इन्हें कहा जाता था कि आप दासियों के साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक बच्चे पैदा करो, क्योंकि उस टाइम पे युद्ध, कृषि, अन्य कार्यों के लिए जो लड़के होते थे इनकी आवश्यकता ज्यादा पड़ती थी और ये जो बच्चे पैदा होते थे दास दासियों थे, ये सभी आगे चलकर ये भी दास बनते थे, ठीक है। आगे है, रोमन साम्राज्य में श्रमिकों की स्थिति के बारे में कोई 2 बिंदु लिखिए। तो श्रमिकों की स्थिति के 2 बिंदु के बारे में अगर हम बात करें, आपको 4-5 बता देता हूं। अगर आपसे ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछ लिया जाए ना कि रोमन साम्राज्य में श्रमिकों की स्थिति कैसी थी, तो आप ये 4 पॉइंट लिख देना, 3 मार्क्स में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे वैसे 2 लिखने हैं। क्या स्थिति थी भाई, तो रोमन अर्थव्यवस्था में अधिकांश जो श्रम था, अधिकांश जो मेहनत वाला काम था, वो दासों के द्वारा ही करवाया जाता था, श्रमिकों के द्वारा, ठीक है। दासों को पूंजी निवेश के रूप में देखा जाता था, यानी कि दासों को खरीदा जाता था, बेचा जाता था, भेंट स्वरूप दिया जाता था। तो इन सभी का धीरे धीरे करके हिसाब किताब रखा जाने लगा, कौन कितने दास बेचता है, इस तरीके से, ठीक है। फिर इन दासों का, इन गुलामों का इस्तेमाल कैसे करते थे, तो फसल कटाई के लिए बहुत ज्यादा इनकी आवश्यकता पड़ती थी और ऐसे जगह जहाँ पे हो सकता था कि कोई लोग बीमार पड़ जाए काम करने के लिए, तो वहां पर ऐसे गुलामों को भेजा जाता था जहाँ पे बहुत सी जैसे मलेरिया आदि जैसी स्वास्थ्य की बीमारियां उनको लग जाती थी, ठीक है। अब यहाँ पर जो रोमन साम्राज्य था, यहाँ पे जितने भी बड़े वर्ग के लोग होते थे, कुलीन वर्ग के लोग होते थे, इनका दासों के प्रति व्यवहार काफी खतरनाक था, काफी क्रूरतापूर्ण था, काफी गुस्से वाला था। वहीं जो गरीब लोग होते थे इनका सहानुभूति प्रभाव में देखने को मिलता था, ठीक है। वैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपको 2 पॉइंट लिखने हैं, अगर लेकिन 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 2 ये लिख दो, 2 ये लिख दो, 4 हो गए।
टोटल आपको 3 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन की तैयारी होगी। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन, कोलू मेला द्वारा बताए गए श्रमिक नियंत्रण का तरीका लिखो तथा उसकी आलोचना कीजिए। यानी कि सिंपल सा बताना है, कोलू मेला ने श्रमिक नियंत्रण का तरीका क्या बताया और उसकी आलोचना किससे की गई थी। ठीक है, तो कोलू मेला ने यह बताया कि हमें ना क्या करना चाहिए कि 10-10 श्रमिकों का एक समूह बना देना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम ये आसानी से देख पाएंगे कि उस समूह में कौन काम कर रहा है और कौन काम चोरी कर रहा है। कोलू मेला ने ये कहा, लेकिन वरिष्ठ प्लिनी ने इसकी आलोचना की। इन्होंने कहा कि ये जो तरीका बताया है कोलू मेला ने, ये बेसिकली उत्पादन आयोजित करने का सबसे खराब तरीका है, क्योंकि इसमें क्या होगा, दासों को आमतौर पे पैरों में जंजीर डाल के रखा जाएगा, जिससे वो काम उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कोलू मेला का क्या विचार था और आलोचना किससे की, सिंपल सा इजी वे में आपको आंसर समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये हो गया हमारा पहला वाला स्रोत इजी वे में। ठीक है, दासों के प्रति विभाग के बाद आगे चलते हैं इंग्लिश में, ऑन दी ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव्स। तो ट्रीटमेंट ऑन स्लेव्स इस तरीके से लिख देंगे। क्वेश्चन हमारे 3 जो है वो इजीली आप यहाँ पे देख सकते हैं। बात करते हैं इसके आंसर की, तीनों के ही। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको यही दिख जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे इजीली ये 4 पॉइंट लिख देने हैं। देन आपका ये थर्ड वाला क्वेश्चन का आंसर है, इसका आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 30 बच्चों, मंगोलों द्वारा दिए गए विनाश का आकलन। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 से लिया गया, मंगोलों द्वारा दिए गए विनाश का आकलन। तो कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन पहला है बच्चों, चंगेज खान के द्वारा अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के दौरान उनका प्रभुत्व स्वीकार नहीं करता था, तो उसके साथ क्या सजा दी जाती थी? सिंपल सी बात है, उसे क्या सजा दी जाती थी? उसे कहाँ गया, हाँ, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। ठीक है, किसके घाट? मौत के घाट, यानी कि मृत्युदंड। निशापुर तथा नाशा में कितने लोगों का वध हुआ? तो देखते हैं भाई। बात करें निशापुर की, तो निशापुर में 17,47,000 का, और बात करें नासा की, तो नासा में 70,000 लोगों का वध हुआ। ठीक है, तो 1200 ईस्वी में निशापुर में होते हैं 17,47,000 का, और नासा में 70,000 लोगों का। मध्यकालीन इतिवृत्तों ने, मध्यकालीन जो इतिवृत्तकार थे, इन्होंने मृतकों की संख्या का अनुमान कैसे लगाया? इतिवृत्त नहीं, यहाँ पे इतिहासकार होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो इतिहासकारों ने मृतक जो लोग मरते थे, इनकी जनसंख्या का अनुमान कैसे लगाया? तो अनुमान के लिए देखिए यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा कि इल्खानों के एक फारसी इतिवृत्तकार थे जिनका नाम था जुवेनी। इन्होंने मर्व में 13 लाख लोगों का वध किया था। मतलब इन्होंने बताया कि मर्व में एक राजा ने 13 लाख लोगों का वध किया। उसने जनसंख्या का अनुमान ऐसे लगाया कि 13 दिन तक लगातार 1 लाख शव जो थे वो प्रतिदिन गिने जाते थे, जिनका दाह संस्कार या दफनाया वगैरह जो भी जाता था, बस सब जो गिने जाते थे उसके बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से वही सेम आंसर आप यहाँ पे लिख देना। ठीक है, तो मोस्टली जो है वो आपके आंसर उसी में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कुछ हो सकता है कभी कभी अलग भी हो। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, एस्टिमेटेड एक्सटेंट ऑफ मुगल डिस्ट्रक्शन। तो कैसे कैसे आंसर लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देख लीजिए। एक सेकंड, हाँ, तीनों क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। फर्स्ट के क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप इजीली ऐसे लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आप जो है वो इजीली इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, बात करें थर्ड क्वेश्चन के आंसर की तो इजीली आप इस तरीके से लिख देंगे। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये वाला भी कंप्लीट। अब आता है एक और अगला क्वेश्चन, ये है आपके चैप्टर नंबर 3 से। ठीक है, सॉरी, चैप्टर नंबर 6 से बेसिकली, जिसमें वर्ग के बारे में है, 3 वर्ग। अब आप चाहो तो इसे इजीली यहाँ से वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। मैं आपको सीधा का सीधा यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों। क्वेश्चन में पूछा गया उपरोक्त विवरण किसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसके बारे में लिखा गया है, तो यहां से लेके ये जो पॉइंट है ये आप लिख दो। कैसे लिख देंगे भाई? एबर्ट सुगोर 1081 से 1151, इन्होंने पेरिस के निकट एक जगह होती है जिसका नाम है सेंट डेनिस, यहाँ पे स्थित आवे के बारे में लिखा है। यहाँ पे तो किसके बारे में लिखा है? सेंट डेनिस में स्थित एक आवे के बारे में। दूसरा है दावत में किस कमी का अनुभव किया गया। तो देखेंगे यहाँ पे लिखा है दावत के दिनों में हमारे द्वारा अक्सर कमी की जाने वाली, तो वो यहाँ से लिख देंगे, यहाँ से लेके इतना। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ इतना नहीं, सिर्फ इतना लिख देंगे 2 मार्क्स में, ज्यादा नहीं लिखना। ठीक है, लिख देंगे अनुभव की जाने वाली कमी थी जगह की संकीर्णता, यानी कि जगह का कम होना, अधिक नियंत्रण, शोर के कारण,
भाग कर स्त्रियों का पुरुषों के सिरों के ऊपर स्थित वेदिका पर चले जाना। दूसरा, विभिन्न क्षेत्रों से आए अनेक जो विशेषज्ञ थे, साथ ही साथ जो अति कुशल हाथ से इन्होंने तरह तरह से शानदार नई खिड़कियों की पुताई कराई। तक क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो खिड़कियां थी वो अपने अद्भुत निष्पादन यानी कि अद्भुत तरीके से बनाई गई थी, बहुत ही महंगे रत्न जड़ित रंजित सफायर कांच के कारण बहुत ही ज्यादा मूल्यवान थी। इसलिए उनकी रक्षा के लिए सरकारी प्रधान शिल्पकार स्वर्णकार इन सभी की नियुक्ति भी की जाती थी और उन्हें एक तनख्वाह भी दी जाती थी। ठीक है, वेदिका के सिक्कों के रूप में, और आटा भी दे दिया जाता था। तो इसीलिए जो विशेषज्ञ वगैरह होते थे उनसे ही खिड़कियों की पुताई करवाई जाती थी। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के आंसर को अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो पहले आप सोच चाहो तो पढ़ लो। बात करें इसके क्वेश्चन आंसर की तो एक ही साथ आप इन तीनों क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से इजीली रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम चलते हैं अपने सबसे आखिरी सेक्शन पे, सेक्शन नंबर एफ, जिसमें रहेंगे कुछ मानचित्र बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, अब मानचित्र क्वेश्चन बेस में देखो पहले क्या होगा, आपको जो है वो 3 क्वेश्चन ना एबीसी कुछ अंकित किए रहेंगे, उनके नाम भी दिए रहेंगे, बस आपको पहचानना होगा कौन सा कहां पर है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए पश्चिम एशिया का ये क्षेत्र है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा पश्चिमी एशिया, बेसिकली एशिया का फिजिकल मैप है। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 चीजें दी हुई है, एक सी दिया हुआ है, एक ए दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ है। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ पे ये करना है, हमें पहचानने हैं कि ये ए बी जो है ये काहिरा, अदन, मक्का या मदीना, इसके बारे में। ठीक है, तो एक बार मैं आपको ऑफिशियल मैप दिखा देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका जो आपकी किताब वाला मैप है, और इसमें अगर मैं आपसे यहाँ पे दिखाऊं कि आपके जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि काहिरा, अदन, मक्का या मदीना, यहाँ पे आप देखोगे काहिरा जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, मक्का या मदीना इस एरिया में दिया हुआ है, और अदन यहाँ पे नीचे की तरफ दिया। ठीक है, तो एक बार हम मैप में चलते हैं, देखते हैं भाई कहाँ कहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। तो देखो बी जो है यहाँ पे दिया रखा है, यानी कि बी क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा हमारा यहाँ पे अदन। ठीक है, बी हो जाएगा यहाँ पे अदन, और ए जो है ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा मक्का। ठीक है, और मदीना इस तरीके से, और सी क्या हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा काहिरा। क्या हो जाएगा बच्चों, सी काहिरा। ठीक है, इस तरीके से आप इन सभी को समझ लेना इजी वे में। तो बी दैट मीन्स ये हो जाएगा आदान। ओके, ठीक, ए जो है ये हो जाएगा मक्का, या फिर आप इसे चाहो तो मदीना भी कह सकते, और सी जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा काहिरा। ठीक है, ये हो गया आपका पहला वाला मैप कंप्लीट। यहाँ पे और भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसमें देख लो कुछ कुछ आ सकते हैं, जैसे कि एक आपसे यहाँ पे निशापुर पूछ लिया जाएगा, और एक आपसे बुखारा पूछा जा सकता है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपसे जो है बगदाद भी पूछा जा सकता है इस संबंध। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है आपके संबंध में, इसको जरूर पढ़िएगा, इसकी आप प्रैक्टिस जरूर करें अपने मैप में। ये तो हो गया हमारा पहला वाला मैप कंप्लीट। सेकंड में पूछा गया बच्चों आपको बुखारा, एंटीओक और टेसीफूड, इसे यहाँ पे अंकित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो दूसरा वाला मैप था, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, बुखारा, एंटीओक और टेसीफूड, इसे आपको अंकित करना है। तो हम देखेंगे इसमें बुखारा कहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, इस एरिया में। ठीक है, यानी कि बेसिकली रशिया वगैरह के आसपास में यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या है, बुखारा के बाद में हमें दिया हुआ है एंटीओक और टेसीफूड। तो टेसीफूड कहाँ है, ये रहा इस एरिया में, और एंटीओक कहाँ पे है, तो एंटीओक है यहाँ पे। अब हम अपने मैप को निकालते हैं, कहाँ कहाँ पे से अंकित करेंगे। अंकित करने के संबंध में पहले से मैं हटा देता हूँ एक बार। ठीक है, अब इस मैप को हम थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं और इसको लाते हैं अपने स्क्रीन के साइड में। हाँ देखो, अब एक एक करके अंकित करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम बुखारा की। तो बुखारा बच्चों कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे देखो, बुखारा से पहले हम काम करते हैं, यहाँ पे देखते हैं एंटीओक को। तो एंटीओक कहाँ है बच्चों, एंटीओक है इस वाले एरिया में। ठीक है, ये वाला एरिया क्या है, ये है एंटीओक, यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ। ठीक, ये एंटीओक हो जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरा जो पार्ट है वो है बगदाद का। तो बगदाद किस एरिया में है बच्चों, बगदाद हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा बी वाला पार्ट बगदाद। और फिर यहाँ पे आ जाता है बुखारा। तो बुखारा ठीक यहाँ पे इसके ऊपर में, कहाँ पे, एक सेकंड दोबारा देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बगदाद के ठीक इस एरिया पे यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये वाला जो एरिया रहेगा, ये वाला, ठीक है,
हाँ ये वाला एरिया, ये हो जाएगा बगदाद, ठीक है, सॉरी बुखारा हो जाएगा बेसिकली, बगदाद के बगल में आप ऊपर की तरफ ये हो जाएगा आपका बुखारा। याद रखेंगे, एंटियोक, बगदाद और ये बुखारा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी मैप की तैयारी हो गई। एक और मैप मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन पेपर था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था उसके बारे में। इसमें आपको पहचानना है मास्को, तुर्फान और निशापुर के बारे में। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मैप कैसे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है मैप, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें मास्को की, तो सी वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा आपका मास्को, ठीक है। बात करें तुर्फान की, तो ए जो है आपका, ठीक है, ये हो जाएगा तुर्फान। और बात करें बी की, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे निशापुर, ठीक है। इस तरीके से याद रख लेंगे कौन कौन सा कहां पे हो जाएगा। मास्को हो जाएगा सी, तुर्फान हो जाएगा ए और बी हो जाएगा निशापुर। अब इसी में एक और क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था इसमें, आपको और उरुक मारी इन तीनों को अंकित करके बताना था, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र हैं सारे के सारे, ये आपको इस वाले एरिया पे मिलेंगे, ठीक है। कहां पे, ये वाला जो एरिया है ना, ये यहां पे आपको मिलेंगे, ठीक है। जिसमें ये वाला जो एरिया है ये हो जाएगा और, ठीक है। और इसी के ठीक ऊपर यहाँ पे ये जो है ये हो जाएगा उरुक, और फिर इसके ऊपर ये वाला जो एरिया है ये हो जाएगा मारी, ठीक है। और उरुक मारी, इस तरीके से इन तीनों का आपको अंकित करना। मैंने आपको यहाँ पे टोटली जो है वो कितने में बता दिए हैं, बेसिकली 2 में बता दिए हैं, जिसमें अलग अलग तरीके से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते थे। हर एक क्वेश्चन का आंसर इजी वे में मैंने आपको समझा भी दिया है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आज का हमारा जो क्वेश्चन पेपर का वीडियो है हम उसे यहीं पे एंड करते हैं। एंड आई होप कि आपको अच्छे से क्वेश्चन पेपर समझ में आ चुका होगा। गाइस कोई भी आपका क्वेरी क्वेश्चन होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आपको हमारे इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपने बच्चों इस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे आई बटन में लिंक मिल जाएगा, या फिर अभी स्क्रीन पे चल रहा होगा, इसको आप देख लेना, चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वेल आपको एक बार फिर से हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को आपके एग्जाम के लिए, आपके हिस्ट्री के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम करके आना बिना टेंशन के, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक सभी आप पढ़ते रहें, अपने एग्जाम की तैयारी करें। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।